अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। 23 अक्टूबर शहीद अरशद शरीफ का यौम शहादत है। 2 बरस कबल पाकिस्तान में तहकीकाती सहाफत का बड़ा नाम अरशद शरीफ साहब को कीनिया में शहीद कर दिया गया। अरशद शरीफ साहब एक बेबाक और बेखौफ सहाफी थे। उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के दिलों में एक खास मकाम हासिल किया। अरशद शरीफ साहब ने अपनी जिंदगी में जबर के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई और सच की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। वो हमें हमेशा सिखाते थे कि सहाफत फैक्चुअल स्टोरी का नाम है। कभी ट्रोल्स को रिस्पॉन्ड ना करो, रिस्पॉन्ड करो तो सिर्फ फैक्चुअल स्टोरी से। हमेशा खबर करते थे दस्तावेजात के साथ। शहीद अरशद शरीफ साहब एक ऐसी रोशन मिसाल हैं जिन्होंने कभी किसी दबाव में आकर हक को छुपाने का सौदा नहीं किया। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब हो या ऑपरेशन रद्दुल फसाद, इसके मौके पर उन्होंने फ्रंट लाइन पर जाकर अपनी जान की परवाह किए बगैर कवरेज की। 23 मार्च 2019 को उन्हें सहाफत में उनकी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। उनकी जुर्रत और बेखौफी हम सब के लिए बाइसे फख्र है। शहीद अरशद शरीफ साहब की फैमिली 2 साल से इंसाफ की मुंतजर है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने शहीद अरशद शरीफ साहब के कत्ल पर अस्खुद नोटिस की कार्रवाई शुरू की थी, मगर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। काबिल जिक्र बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा साहब के दौर में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक दफा केस मुकर्रर हुआ जो कि गलत बेंच के सामने लगा दिया गया और लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को अरसाल किया गया था। देखना होगा कि आने वाले चीफ जस्टिस अरशद शरीफ साहब की फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए क्या इकदाम करते हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें हम 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जस्टिस याया अफरीदी साहब को बतौर 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया गया। 26 अक्टूबर को वो अपने ओहदे का हल्फ भी उठाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा था, ये वो एक सवाल था जो मुसलसल कई हफ्तों से पूछा जा रहा था हुकूमत से, और इस सवाल का जवाब अगरचे अब इस तैनाती से सबको मिल गया, लेकिन सबको सवाल का जवाब पता था पहले से। जस्टिस याया अफरीदी साहब बहुत अच्छी शोहरत के मालिक और गैर मुतनाज़ा जज हैं, लेकिन 1999 के बाद पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली बार किसी जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। दूसरी जानिब एहसन इकबाल साहब वफाकी नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने एक अनोखी मंतक पेश की। उन्होंने कहा कि जस्टिस याया अफरीदी साहब की शख्सियत लीस्ट पोलराइज्ड है। वो न सिर्फ अपने इदारे को बल्कि पूरे मुल्क को मजबूत कर सकते हैं। इनके जो मिजाज, इनकी शख्सियत पे सबका इत्तेफाक था, इनकी लीडरशिप पे कि ही इज द लीस्ट पोलराइजिंग पर्सन, और एक हीलर के तौर पे ये अपने न सिर्फ इदारे को बल्कि मुल्क के निज़ाम अदल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी शख्स को अगर इतनी बड़ी वो ओहदा, एक इज्जत की बात है, एजाज की बात है कि पार्लियामेंट भी उन पर एतमाद कर रही हो और वो अपने इदारे के भी एक मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ जज हों, ये अब उनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैं नहीं समझता कोई ऐसी वजह होगी कि जिससे वो इसको कबूल ना करें। नाज़रीन, आईनी तरमीम को लाने का मकसद क्या हो सकता है, वक्त गुजरने के साथ साथ वाज़ेह हो जाएगा। अलबत्ता इस तरह के सवाल जरूर उठते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को महकूम कर दिया गया है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में मर्जी का चीफ जस्टिस लगाकर मर्जी के फैसले कराना चाहती है। क्या आईनी तरमीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा मजीद मजबूत करना है। सीनियर सियासतदान मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि अब इस बात में तो कोई शक शुबा नहीं रह गया कि आईनी तरमीम का वाहिद मकसद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकना और अदलिया पर कंट्रोल हासिल करना था। साबिक वफाक फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि, और उन्होंने मशवरा दिया कि नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब की डिग्री चेक करवा लें। यहाँ पर 20 साल बाद भी डिग्रियां जाली निकल आती हैं। सबसे पहले उनकी डिग्री अभी चेक कर लें, ये ना हो कि बाद में कोई फैसला पसंद ना आए तो डिग्री जली हो जाए। तो इसलिए आपको पता है अब तो 20-20 साल की, 25-25 साल की जजी के बाद डिग्रियां जली हो जाती हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर मुश्किल में ही नजर आ रही है, लेकिन इस घुटन के माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर आज उस वक्त सामने आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज बुशरा बीबी को की उनकी जो दरख्वास्त जमानत थी उसको मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। मगर हमने देखा क्या कि वकला अदालतों के बाहर चक्कर लगाते रहे, बुशरा बीबी की रिहाई के रोपकार जारी ना हो सके और अडियाला जेल के बाहर कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ जनाब उमर अयूब खान ने गुफ्तगू की मीडिया से और कहा कि ड्यूटी जज गायब हो गए, मचलके जमा नहीं हो सके, रोपकार जारी नहीं हो सका। ड्यूटी जज है वो भी नहीं है। पाकिस्तान में आईन और कानून नहीं है कि जज साहबान को गायब किया जाता है। उनको कहा जाता है कि जी जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो आप गायब हो जाए।
नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम पास होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने रद्द-ए-अमल देते हुए, आपको याद होगा, कहा था कि अब इंसाफ अदालतों से नहीं मिलेगा और फैसले सड़कों पर होंगे। आज वो ये कहते नजर आए कि सोशल मीडिया के दबाव में हम हरगिज ऐसा नहीं करेंगे, अभी एहतजाज का वक्त नहीं, हम अपने बच्चों को गिरफ्तार नहीं करवा सकते। मैंने कहा मुझे नजर आ रहा है फस्तायत के चमचागीर ये कहते हैं निकलो डी चौक पहुंचो, आज ही पहुंचो, किधर बैठे हो। ये एक सोची समझी साजिश है हमारे खिलाफ। ये चाह रहे हैं लोग कि लोग आए यहाँ पे मरे, गिरफ्तार हों, पीटे जाएं और उसके बाद पार्टी जो है वो बेसुध होकर बैठ जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस वक्त हम एक बहुत बड़ी ताकत है, हम फरासत से आगे बढ़ेंगे, हम वो काम करेंगे जो हमें कामयाबी की जानिब लेकर जाएगा। यहाँ मैं आऊँ, 1500 बच्चों को गिरफ्तार करवा दूं, उनके घर वाले उनके लिए रोएं पीटें, बेरोजगार हों, ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम आगे बढ़ेंगे, एक शानदार अवामी तहरीक आप देखेंगे इस मुल्क में बर्पा होगी, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। हम किसी सोशल मीडिया के दबाव के तहत ये नहीं करेंगे। जब मौका होगा और हमारी तैयारी होगी हम उस वक्त करेंगे, और ये दूर की बात नहीं है। लेकिन उसी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब ने पैगाम जारी किया कि तमाम एमएनएज, पार्टी वर्कर्स, तंजीमें तैयार हैं, किसी भी वक्त कॉल दी जा सकती है। इसी जमात के कारकुन आज सवाल कर रहा है कि किस वक्त आखिर ये कॉल दी जाएगी। और ये भी सवाल हो रहा है कि गुज़िश्ता 2 साल से हम एहतजाज कर रहे हैं, इमरान खान साहब, उनकी एहलिया, बहनें, भांजे, लीडरान, फोकल पर्सन तक सब जेल में हैं। हत्ता के खान साहब पर ताहुक्म सानी मुलाकात पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है, लेकिन जमात के अंदर एहतजाज की कॉल पर ही राय मुनकसिम है। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक स्पीकर जनाब असद कैसर साहब। असद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। असद साहब, 26वीं आईनी तरमीम भी पास हो गई, नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉमिनेशन प्रोसेस से उसने बॉयकॉट किया, लेकिन जस्टिस याया आफरीदी साहब को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्लीम करती है? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि एज ए जस्टिस याया आफरीदी जो है ना, इसके ऊपर हमें कोई इतराज नहीं है। हमें बुनियादी इतराज इस पूरी कानून साजी के इस प्रोसीजर पे है कि जिस तरह एक कानून पास किया गया, जिस तरह ये रिव्यू रखा गया, ये और फिर इनके पास नंबर भी नहीं है, और जबरदस्ती और जुल्म से और जोर से और पैसों से और लालच से इन्होंने नंबर पूरी की, तो इसने मजाक किया है और जमहूरियत के नाम पे बहुत करा दब्बा है। और हम समझते हैं कि अगर इस तरह कानून साजी करती है तो फिर जरूरत क्या है कि असेंबली बनाओ, फिर वैसी बस नोटिफिकेशन क्या करो। तो ये इन्होंने तो जमहूरियत का वो शक्ल बिगाड़ दी, बल्कि जमहूरियत को मजाक बना दिया। तो हमारा मेन इस पूरी निज़ाम और पूरे सिस्टम और पूरी तरीक़ेकार पे जो है इतराज़ है कि न उस प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, न जो है रूल्स को जो है ना अडॉप्ट किया गया। बस उसने जुल्म के और जोर से सारा निज़ाम कर दिया। बट सर, आप इस प्रोसेस का, आपकी जमात हिस्सा भी थी 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक भी, जब मशावरत और वो जो मीटिंग्स होती थी पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो उसमें भी आप लोग शरीक रहे काफी हद तक, और फिर लास्ट में आके आप लोगों ने मौलाना साहब के ही सांस से आप अलाइन भी नजर आए। गुज़िश्ता रोज तक भी यही तासुर था कि आप लोग नॉमिनेशन प्रोसेस से बॉयकॉट करने से पहले तक आप लोग ने अरकान के नाम भी उनको भिजवा दिए थे। सो लास्ट मिनट पे आके बॉयकॉट करना आप लोग की जमात के हवाले से एक तासुर उभरता है कि ये शायद डिसएंगेजमेंट पर ही बिलीव करती है, प्रोसेस का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती, या कंफ्यूजन क्रिएट करती है। नहीं, देखिए, हम तो डिसएंगेज इसलिए नहीं कि हम कमेटी का बिल्कुल हिस्सा बने, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि हमने उसको कमेटी में भी कहा कि आप बिल्कुल, नंबर 1 है कि हमारा तो जो मौक़िफ़ है, हम इस असेंबली को लेजिटिमेट समझते भी नहीं है, यानी इसको हम लीगली, इसके पास ये अख्तियार नहीं है इस असेंबली के पास कि इतनी बड़ी जो है कई अमेंडमेंट लाए, क्योंकि इसको जो जिस तरह मुंतखब किया गया है पार्लियामेंट 47 के जरिए, तो इस पर सबसे पहले तो मौक़िफ़ ये है कि हम इसको मानते नहीं। नंबर 2 ये है कि जो उसकी तरीक़ेकार अपनाया गया है वो बिल्कुल इस तरह के मतलब जो रूल्स है वो उन्होंने नहीं अडॉप्ट किए। तो जब हमारा इसके ऊपर बेसिक जो ये है एतराज, तो इसके बावजूद हमने उधर कहा कि देखिए, अगर आपने करना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप तमाम बार एसोसिएशन को ऑनबोर्ड करें, तमाम स्टेक होल्डर का ऑनबोर्ड करें, ओपन डिबेट करें। ये मुल्क के लिए कानून बनना होता है, 25 करोड़ आवाम के लिए कानून बनना होता है। ये किसी की जाती पसंद ना पसंद पे नहीं, इस पे खुल के डिबेट होनी चाहिए। देखा
تو وہ بھی راتوں رات جس طرح ہو رہا ہے وہ آپ کو ریکارڈ کے سامنے ہے. بٹ سر جے یو آئی کے بھی بہرحال آپ لوگ مولانا صاحب کے اسٹانس سے آپ اتفاق کرتے تھے اور جے یو آئی اس پروسیس کا حصہ بھی آخری وقت تک بھی بنی. گزشتہ رات تک بھی جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ اس پروسیس کا حصہ تھے. انہوں نے اپنا نام پچ کیا. آپ لوگ بھی چاہتے تو ایک نام پچ کر سکتے تھے کیونکہ اب ایک تاثر یہ بھی ابھرتا ہے کہ اس جو جوڈیشری کے مستقبل کو لے کے جو ایک اہم موڑ تھا اس سے پاکستان تحریک انصاف وڈرا کر چکی تھی. اس سے بالکل مسنگ نظر آ رہی. دیکھیے میں نے بات کی ہے کہ بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس کی کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے اور لیگل وہ بھی نہیں ہے. کیونکہ لیگلی اگر آپ ایک قانون سازی کرتے ہیں تو مجھے بتایا کہ خیبر پختونخوا کی سینٹ میں نمائندگی اور یہ جو ہے نا انکمپلیٹ ہاؤس تھا. آپ نے انکمپلیٹ ہاؤس جو نے قانون سازی کی. آپ نے جو رولز ہے یعنی جو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ لائٹ جسٹس کمیٹی میں جاتی ہے. نہ سینٹ کی لائٹ جسٹس کمیٹی میں گیا نہ نیشنل اسمبلی کی لائٹ جسٹس کمیٹی میں گیا. تو مطلب یہ کہ اگر اس کو کوئی قانون کا ہے تو قانون نہیں ہے, ظلم اور جبر ہے اور زیادتی ہے. ہم نے ایز اے پروٹیسٹ کمیٹی میں داخل شامل ہوئے تھی. اب اس پہ بہرحال امپلیمنٹ تو ہم اسد صاحب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. وہ کمیٹی وہ دو اس لیے بنی تھی جو امپلیمنٹ ہوا ہے اس کی جو ہے نا وہ تحقیقات کرے. وہ کمیٹی اس میں کوئی تحقیقات نہیں کی اور وہ کہتے ہیں اس کمیٹی کے پاس تو اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ اس قسم کے قانون جو ہے نا وہ اپروو کروائے. رائٹ. بٹ اسد صاحب اب چونکہ اس پہ امپلیمنٹیشن نظر آ رہی ہے اور بڑے تیزی سے نظر آ رہی ہے, اب آپ لوگ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ آپ لوگ اس کو چیلنج کریں گے اس ترامیم کو؟ دیکھیں ترامیم کے خلاف جو ابھی بینچ بنے گا اس کے اوپر وہ ہمارے لائر ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں ہے. ابھی میں کچھ اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا کہ کیا اس کے لیے کیا پروسیجر ہو سکتے ہیں کیونکہ جو انہوں نے بینچ بنایا اور سپریم کورٹ تو میرے خیال میں اس پہ ہمارے لائر جو ہے نا اپنا موقف دے دیں گے. تو اس کو مشاورت کر رہے ہیں, جب بھی ہوگا تو مشورے سے کریں گے. اسد صاحب اور جو گفتگو کے آغاز میں آپ نے کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے نام پر بہرحال آپ لوگ کو آپ کی پوری جماعت کو آفیشیل سٹانس اس کو کنسیڈر کیا جائے کہ ان کو اعتراض نہیں ہے, لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے بہرحال ایک اعلان ضرور کیا تھا کہ وہ تحریک چلائی جائے گی, پورے پاکستان کو بلاک کیا جائے گا اگر سینئر موسٹ جج, سینئر ترین جج کو چیف جسٹس آف پاکستان نہ بنایا گیا. سو آپ کوئی پروٹیسٹ کا تو کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں؟ دیکھیے ہم اس پوری جو ہم تو چیف جسٹس کے حوالے سے پارٹی نے کل بتایا ہے کور کمیٹی نے اور اس میں ڈسکس ہوا ہے. اس میں جو ہے نا ہم اس کو ایشو نہیں بنائیں گے, ہم ایشو ہی بنائیں گے کہ جس طرح یہ امینڈمنٹس ہوئے ہیں یہ انتہائی نامناسب طریقے سے ہوئی ہے اور اس طرح کی کوئی قانون سازی کی کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. رائٹ. بٹ اسد صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کی پارٹی کے لیے کوئی چیز آسان تو نہیں نظر آ رہی. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ان کی بہنیں جیل میں ہیں, ان کے بھانجے جیل میں, ان کے لیڈر جیل میں, ان کے فوکل پرسن تک جیل میں ہیں. آج ان کی اہلیہ کو کی ضمانت ہوئی ٹوشہ خانہ 2 کیس میں, لیکن روپکار جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکا. یہ بتایا گیا کہ ڈیوٹی جج جو ہے وہ عمر ایوب صاحب بھی جس طرح کہہ رہے تھے کہ ڈیوٹی جج جو ہے وہ چلے گئے تھے اور بہت ایک بائی ڈیزائن یہ کیا گیا. سو کون ہے اس کے پیچھے آپ کے خیال میں؟ جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے اور وہ پوری پاکستان کو پتا ہے جو کسی قانون اور آئین کو نہیں مانتے. تو سر مقابلہ پھر کیسے کیا جائے گا؟ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی پھر ایکویژن اس وقت کس نہج پہ ہے؟ بالکل بھی انگیجمنٹ نہیں ہے. انگیجمنٹ کوئی نہیں ہے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم ایک پیسفل تحریک اور جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں اور جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے پرامن وہ ہم جاری رکھیں گے. ہم احتجاج کی شکل مختلف ہو سکتے ہیں. 1-2 دن میں ہماری پوری میٹنگ ہو رہی ہے جس میں ہم پورا لائحہ عمل طے کریں گے, لیکن کسی صورت میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جو اس ملک میں ظلم اور جبر اور جس طرح فاشسٹ حکومت کر رہی ہے اس کا ہر لحاظ سے مقابلہ کریں گے.
बट असद साहब, अभी तक कन्फ्रंटेशन और एजिटेशन आप लोग के लिए प्रोडक्टिव तो नहीं साबित हो रही। जिस तरह से मैंने बताया जो हालात इस वक्त हैं, आज शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि तमाम एमएनए, स्टेक होल्डर्स, पार्टी वर्कर्स, तब सब जो है वो तंजीमें वो तैयार रहे कि किसी वक्त भी कॉल दे दी जाएगी। आपका वर्कर, आपका जो सपोर्टर है वो भी शायद इंतजार में है कि कोई कॉल दी जाएगी। लेकिन सलमान अकबर राजा साहब ने, जिन्होंने कहा था 2 रोज कबल के फैसले अब अदालतों में नहीं सड़कों पर होने, आज वो कह रहे थे कि टाइम नहीं है और हम सोशल मीडिया के प्रेशर में आके कोई इस तरह से सड़कों पे नहीं या कोई भी एहतजाज नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे गिरफ्तार किए जाए। सो स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली है क्या आपकी जमात की? सर देखिए, इस पे मैंने अब कहा कि सेक्रेटरी संडे को हमारी 2 दिन मीटिंग होगी, इस पे हम पूरी तरीके से जो ना मुशावरत करके कोई लाएमल देंगे, लेकिन कोई जज्बाती फैसले नहीं होंगे। हम जो हमारा हक है हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे और इस इल्लेजिटिमेट, इस नाजायज हुकूमत, इसके खिलाफ हर हद तक जाएंगे और हर फोरम को इस्तेमाल करेंगे। हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे और हम जो अवामी असम्बली भी लगाएंगे। राइट। अच्छा साहब, जो आपके अरकान मुनरिफ हुए, उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्रोसेस अडॉप्ट करने जा रही है? उसके और शोकाज नोटिस इशू की गई हैं और जो लीगल प्रोसीजर है किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो इसका एहतसाब होगा वो अवाम करेंगे। और पीटीआई तहरीक इंसाफ जो है ना, इनके खिलाफ हमने जो अपने कौम से अपील की है कि उसके साथ सोशल बाइकाट करे, इनके साथ हर किस्म रिश्ता तोड़े, क्योंकि इन्होंने एक तो इमरान खान की पीठ पे चुरा घोंपा है और उसने पूरे पाकिस्तान को बदनाम किया है। इन्होंने पैसे के लालच में आके अपने वोटरों की तौहीन की है, जिन्होंने उसको इसलिए भेजा था कि वो इमरान खान के साथ अटके। राइट। असद साहब, लेकिन जो मेंबरान जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया लेकिन उनको शक की निगाह से देखा जा रहा है, उनको फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डिसिप्लिनरी एक्शन लेने से कबल? पूरी तहकीक की जाएगी और नोटिस तो इशू किए गए सबको जिसके ऊपर थोड़ा शक है, और बाकी जो है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। राइट। और असद साहब, ये जो हुकूमती सतह पर बार बार ये तासुर दिया जा रहा है और वुज़रा आके ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है इवन एहतजाज को लेके भी बहुत रिफ्ट्स पाई जाती हैं, बहुत ग्रुप्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पाए जाते हैं। इन खबरों में, इन रूमर्स में कितनी सदाकत है आपके ख्याल में? कोई नहीं है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि लीडर इमरान खान है, आपस में इख्तिलाफ राय हो सकती है, लेकिन इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि जो भी पार्टी में जिस भी पोजीशन पे है वो इमरान खान के साथ खड़ा है, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और असद साहब, जहां पर अभी हम बात कर रहे थे कि बुशरा बीबी की आज जो जमानत और रिहाई का बाकायदा तौर पे हुक्म दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, ये कितने ऐसे वक्त में, ऑल्दो के रोपकार नहीं जारी हुए, ये भी बड़ी तशवीश को बात है, बट ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये जो ऑर्डर सामने आया है, ये आप लोग की जमात के लिए कितना बड़ा रिलीफ आप इसको समझते हैं? देखिए, खुशाइन समझते हैं, और अभी जिस तरह इसके ऊपर को फिर जो है ना इसकी अंदर रोड़े अटकाए जा रहे हैं और जिस तरह ये बहाने बनाए जा रहे हैं, तो हमें शक है कि कोई और केस बनाएंगे। लेकिन खातून के साथ इतनी ज्यादा ये अगर जातियात पे उतर आते हैं तो इनसे आप क्या तो कर सकते हैं। मतलब ये एक फाशिस्ट अप्रोच है और फाशिस्ट रवैया है जो इंतहाई काबिल मजम्मत है, और हम क्या कह सकते हैं कि जो उनके पास कानून ने इख्तियार दिया है और जो अवाम ने इसको मैंडेट दिया और अवाम के टैक्सों से इसको तनख्वाहें मिलती है, इसको ये अपनी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहिए तो ये कि अवाम की खिदमत करे, तो उसके बदले जो है अवाम पे जुल्म कर रहे हैं। असद साहब, मैं आखिर में आपसे ज़रूर इस बात पे भी आपका कमेंट लेना चाहूँगी। गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो सरफेस करती है, इमरान खान साहब की हमशीरा नौरीन नियाजी साहिबा अडियाला जेल के बाहर वो मौजूद थी, और उन्होंने जब गुज़िश्ता हफ्ते भी हमारे प्रोग्राम में बात की तो उन्होंने कहा कि मैं खुद जाना चाहती हूँ इमरान खान साहब से मिलने के लिए, मुझे किसी पे एतबार नहीं है। लेकिन वो वीडियो जब वो सरफेस करती है सर, तो वो अकेली नज़र आती हैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद, और कोई उनके साथ जो है ना कोई वर्कर नजर आता है, ना कोई लीडर नजर आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उस पर एक शदीद जो है रद्द अमल भी सोशल मीडिया पे आपके सपोर्टर्स ने, पीटीआई के वोटर्स ने
اس پر اظہار بھی کیا اپنے کامنٹس کے ذریعے. سو یہ کتنی افسوسناک ایک سچویشن آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, اور ان کو اکیلا کیوں وہاں پہ وہ موجود تھیں؟ بات بالکل یہ بہت انتہائی افسوسناک ہے, اور جب اسٹیٹ اپنے حدود سے اپنے اختیارات سے بڑھ کے جو ہے نا کرتی ہے تو پھر عوام شکایت اور پیسفل پروٹیسٹ, یہ ایک پیسفل پروٹیسٹ تھی اور اس نے بہت بڑا میسج دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ظلم اور جبر کی ایک حد ہوتی ہے. اگر آپ اس سے زیادہ آگے بڑھیں گے تو دیکھو سب سے بڑا تو اللہ ہے, ایک دن وہ آئے گا اور پوچھ ہوگی. اسد صاحب, لیکن نوری نیازی صاحبہ نے بھی ہمارے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا کہ زوردار احتجاج کیا جائے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے گلہ اس بات پہ بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت لیڈرشپ ان کو کوئی کچھ بتا بھی نہیں رہی ہے. دیکھیے مجھے سمجھ نہیں, کیونکہ میں تو رابطے میں نہیں ہوں, میں کوئی پارٹی عہدہ بھی نہیں ہے. جو اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب ہے اور گوار ہے, مجھے پتہ نہیں کہ ان کا رابطہ ہے کہ نہیں ہے, اور رابطہ ہونا چاہیے, بالکل اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا چاہیے اس کو ہر ایک چیز میں, کیونکہ اس کے بھائی ہیں اور فیملی کے ذریعے جو ہے نا ان کے جو تشویش. رائٹ. اسد صاحب آخر میں ضرور جی اسد صاحب آخر میں ضرور شاہ محمود قریشی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں زین قریشی صاحب, ان کا آج انہوں نے پیغام بھی جاری کیا ٹویٹر پہ بھی, اور جو انہوں نے اپنی پارٹی لائلٹی اور عمران خان صاحب سے لائلٹی, اپنے فادر کے ساتھ لائلٹی, اس کا اظہار کیا ہے. زین قریشی صاحب کا کے سٹیٹس کو لے کے پاکستان تحریک انصاف میں کیا رائے پائی جا رہی ہے اس وقت؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے والد بہت بڑا آدمی ہے, ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے, اور میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے میڈیا پہ بات کی ہے تو اس کا ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, ہمیں کوئی اس پہ نہیں ہے, ہم اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن جو ایک الزام آیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بالکل کلیئر کروا دے, اور پارٹی بھی آزادانہ تحقیقات کرے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو اور ناجائز طور پر کوئی کلیم کے اس میں بھی نہ جائے. بہرحال اگر کوئی بھی کسی کا بھی بیٹا ہو اور اس نے کوئی اس قسم کے اقدام کی ہو تو اللہ سے نہیں بچ سکے. رائٹ. بہت شکریہ اسد کیسر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. سابق اسد کیسر صاحب اس وقت ہم سے بات کرے تھے, جنہوں نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان جو اگلے اپوائنٹ کیے گئے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, ان کی تقرری پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن اعتراض تمام طریقہ کار پہ ہے جس طرح سے یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کروائی گئی, اور اس سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ مشاورت ضرور کر رہی ہے کہ بہرحال اس کو چیلنج کریں گے کہ نہیں. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک.